जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही जो उच्चारण है बड़ा बहुत ही परफेक्ट उच्चारण था, बहुत सुंदर। दीप्ति जी पढ़िए या हम लोग का ध्येय मंत्र। अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा कोई नेवर माइंड, नेवर माइंड। वैशाली जी पढ़िएगा। हाँ पढ़ते। एक मिनट। हाँ। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः ललिता जी। हाँ, अब हम लोगों ने जो हम लोग फर्स्ट लेसन कर रहे थे ना, फर्स्ट लेसन में अब हम लोग ने ये जो श्लोक था ये वाला, श्लोकेशु अन्वय क्रम, हाँ अन्वय क्रम, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था ना जी। अब हम लोग इसके बाद जो ये संस्कृत साहित्य परिचय वाला पार्ट है और ये संस्कृत ग्रंथकार परिचय वाला पार्ट है, इसको हम लोग जब बाकी ग्रामर पार्ट खत्म कर लेंगे ना तब उसके बाद टेकअप करेंगे अलग से, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द्वितीय पाठ, सेकंड लेसन। सेकंड लेसन में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जो हमारी सूक्ति है। हाँ ललिता जी सूक्ति पढ़िए और एक्सप्लेन करिए। द्वितीय पाठ है। हाँ द्वितीय पाठ है, पेज 20। हाँ पेज 30। ओके। सुभाषितानि। हाँ क्या सुभाषितानि पढ़ना है? सूक्ति सूक्ति 13 पेज में, पेज नंबर 28 सब जो टॉप पर दिया हुआ है। ओके ओके ठीक है। हाँ महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः महान व्यक्ति स्वभाव से ही मितभाषी होते हैं, मितभाषी होते हैं। हाँ महीयांसः महीयांसः हाँ अत्र प्रातिपदिकं किम्? महीयांसः महान व्यक्ति, प्रथमा विभक्ति एकवचन। हाँ हाँ महीयांस बहुवचने, सप्तमी विभक्ति महीयांस प्रथमा विभक्तौ बहुवचने, बहुवचन है। तो प्रथमा ये क्या है? महीयांसः अत्र प्रातिपदिकं किम्? पदे महीयांस, जैसे पुंस होता है ना, पुंस पुमान पुमांसौ पुमांसः ऐसे करके महीयांसः महीयांसा महान व्यक्ति, महीयांसः प्रथमा विभक्तौ बहुवचने।
बहुवचन प्रकृत्या। सर नमो नमः, सॉरी टू इंटरप्ट, कौन से पेज में है सर? पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पे जो सबसे शुरू में दे रखी है ना सूक्ति, जी जी सर जी। सेकंड लेसन। ये जो पार्ट हमारा बच गया है ये साहित्यकार परिचय और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बाद में टेकअप करेंगे। ठीक है साहित्य परिचय और ग्रंथकार परिचय, ठीक है। ठीक है सर। हाँ प्रकृत्या हाँ प्रकृत्या। अत्र प्रातिपदिकम किम? प्रकृति हाँ प्रकृति। तो प्रकृति। कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है ये? प्रकृति होगा। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। हाँ तृतीया नद्या, ओ, विभक्ति। नद्या नद्या हाँ नहीं, एक वचन ना। मत्या 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 मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। हाँ ओके ओके मत्या प्रकृत्या तृतीया विभक्ति। हाँ तो क्या हुआ इसके मीनिंग क्या हुआ? प्रकृति से, प्रकृति से, महान स्वभाव व्यक्ति से। प्रकृति से, मित भाषिणः। यहाँ पर प्रातिपदिक क्या है? मितभाषिणः है एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। हाँ ये इसका विशेषण है ना, महियांसा का विशेषण। महान व्यक्ति प्रकृति से ही मितभाषी होते हैं, मितभाषी है। मितभाषिणः सन्ति भवन्ति। मितभाषिणः यहाँ पर प्रातिपदिक है मितभाषिन। गुणिन की तरह रूप चलेंगे, गुणी गुणिनौ गुणिनः। हाँ मितभाषिणः सन्ति, जो हमारे हाँ ऐसे कर। सर महियांस का प्रातिपदिकम क्या है? यानी महियांस सकारांत पुल्लिंग शब्द। महियांस प्रातिपदिक मही, जैसे हाँ महियांस सकारांत पुल्लिंग शब्द। महियांस जैसे पुंस होता है ना, पुमान पुमानसौ पुमानसा, ऐसे करके जो रूप चलते हैं। हाँ ऐसे करके। ठीक है। हाँ डॉक्टर अमिता आप पढ़िए, ये वाला जो समास वाला पार्ट है उसको पढ़िएगा। समास है पूर्व के पाठ से समास तथा विग्रह वाक्य के बारे में अब हम जानते हैं। समास के भेद प्रकार। डॉक्टर अमिताभ पढ़िएगा, डॉक्टर अमिताभ पढ़िए समास। जी समासः। जी नमो नमः सर, मुझे पढ़ना है जी। हाँ पढ़िए। समासः पूर्व के पाठ से समास तथा विग्रह वाक्य के बारे में अब हम जानते हैं। हाँ क्या पढ़ा था हम लोगों ने? समास के मीनिंग ये है शॉर्टनिंग। समासनम इति समासः। दो या दो से अधिक अगर हम पदों को लेते हैं और उनको क्लब कर देते हैं तो उसमें क्या बन जाता है? एक सिंगल पद बन जाता है, दैट इज कॉल्ड समास। तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्रातिपदिक लेते हैं। अगर हमारे दो पद हैं तो पहले पद का हम प्रातिपदिक लेंगे, दूसरे पद का प्रातिपदिक लेंगे। तीन पद हैं तो तीनों के प्रातिपदिक लेंगे, उन सबको प्रातिपदिकों को लिखेंगे। और जो अंतिम पद होगा, अंतिम उत्तर पद होगा, उसमें क्या करेंगे? विभक्ति जोड़ देंगे। तो सिंपल, जो देखने में इतना सिंपल लग रहा है बाद में पता चलेगा हम लोगों को कि क्या है। सच में इतना सिंपल नहीं है। हाँ बढ़िए डॉक्टर अमिताभ। जी सर, तो पूर्व के पाठ से समास तथा विग्रह वाक्य के बारे में अब हम जानते हैं। समास के भेद अर्थात प्रकार अब हमें जानने हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। 1 तत्पुरुष समासः, 2 कर्मधारय समासः, 3 द्विगु समासः, 4 द्वंद्व समासः, 5 बहुव्रीहि समासः तथा 6 अव्ययी भाव समासः। समास के उन्होंने अब इसमें देखिए बेसिकली क्या है इसके अंदर डिफरेंस जी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें समास में एक तो हमारा पूर्व पद होगा, ठीक है, एक उत्तर पद होगा जी। अगर 2 से अधिक भी पद हैं तो भी हमारा जो पहला पद है उसको हम पूर्व पद बोलेंगे और जो अंतिम पद है उसको बोलेंगे उत्तर पद, ठीक है। तो जहां हमारा जैसे तत्पुरुष है, इसमें तत्पुरुष है ये हमारा, तो तत्पुरुष में क्या है? उत्तर पद जो सेकंड पद है वो प्रधान होगा। अच्छा सर। जो तत्पुरुष समास है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पुत्र इंपॉर्टेंट है ना। दशरथ पुत्र,
दशरथ का पुत्र राम। जी। दशरथ, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये तत्पुरुष समास है उसके अंदर उत्तर पद प्रधान होगा। और जो सेकंड नंबर पर उन्होंने दे रखा है ये जो इसमें कहां पर द्वंद्व समास में ये जो दोनों पद हैं, दोनों ही पद में इक्वल वेटेज होता है, उसके अंदर दोनों ही पद प्रधान होंगे। जैसे राम लक्ष्मणौ, जी। क्योंकि इसके अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों की इक्वल वेटेज होती है, इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने द्वंद्व समास को अपनी विभूति बताया है। ओह, अच्छा सर। द्वंद्वः समासिकस्य च, द्वंद्वः सामासिकस्य च, जो समास हैं उनके अंदर द्वंद्व मैं ही हूं। तो वैसे भी प्रकृति, हाँ, वैसे भी जो प्रकृति है वो द्वंद्वात्मक ही है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कभी, ठीक है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि में क्या है? बहुव्रीहि में, नमो नमः, गीता में क्या बहुव्रीहि में क्या बताया एक होगा? बार, गीता में क्या हाँ, बताया एक बार फिर बताइए। गीता में बताया है 10वें अध्याय में, जहां विभूतियों का वर्णन किया हुआ है, वहां लिखा हुआ है द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो श्लोक तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वः, हाँ, अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च, जो अक्षर हैं उनमें मैं आकार हूं, और जो समास है सामासिकस्य च, जो सामासिक पद हैं उनके अंदर क्या हूं मैं द्वंद्व हूं। हाँ, उसके बाद हम लोग बहुव्रीहि समास अगर हम लोग देखेंगे, बहुव्रीहि समास में क्या है? बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, ये किसी और की तरफ इंगित करते हैं ये। जैसे गजाननः, अब गजाननः का ना तो, जैसे गजानन भगवान गणेश जी को बोलते हैं ना गजानन, गजानन, तो इसमें क्या हो गया? इसका ना तो गज से कोई संबंध है, ना तो हाथी से कोई संबंध है अगर आप प्राइमरीली देखें, और ना आनंद से संबंध है, आनंद मीन्स मुख। ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं। गजः इव आननः यस्य सः, गज की तरह आनन है, मुख है जिसका। आननम, आननम होगा, आनना होगा, ये आननम होगा शायद, आननम मेरे ख्याल से नपुंसक लिंग शब्द होगा। गजः इव आननम यस्य सः, है ना वैशाली जी? हाँ, आनंद, आननम, हाँ, गजः इव आननम। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक उत्तर, इसमें एक अलग से पद है, वो प्रधान हो गया, दैट इज कॉल्ड बहुव्रीहि। और बाकी जो है ये अव्यय भाव समास में क्या हो गया? इसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कैसे प्रधान होता है? जैसे अधिहरि, हरि के पास, अधिहरि, उपवृक्षम, ऐसे करके जो शब्द बनते हैं वो अव्यय भाव समास बनते हैं, और ये हमेशा अव्यय पद बनते हैं, अव्यय भाव समास। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कर्मधारय में क्या है? कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे नील कमल, नील कमलम, तो क्या हो गया? नीला कमल। तो उत्तर प्रधान तो उत्तर पद ही हुआ, कमल ही तो इंपॉर्टेंट हुआ इसके अंदर। अगर आप केवल नीला कहें तो नीला तो कुछ भी हो सकता है, आकाश भी नीला हो सकता है, हमारे बुक का कवर भी नीला हो सकता है, एनीथिंग कैन बी ब्लू, है ना? तो कमल जो है, कमल जो हमारा उत्तर पद है वो प्रधान है, नील कमलम। तो इसमें क्या है, लेकिन विशेषण विशेष्य का भाव होता है, वहां हमारा कर्मधारय समास आ जाता है। और द्विगु समास में क्या है? द्विगु समास में संख्यावाची पद होता है, जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे अभी हम लोग के नवरात्र बीते हैं, नवरात्रम, नवानाम रात्रिणाम समाहारः, त्रिलोकी, त्रयानाम लोकानाम समाहारः। इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी केवल इन नटशेल में इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हाँ जी, आगे पढ़ना है पढ़िएगा नरेश। हाँ नरेश सर आगे पढ़िएगा। अच्छा, जी नमस्कार महोदय। नमो नमः सर, पढ़िएगा। तत्पुरुष सामान्यः
दो शब्दों से हाँ बने ऐसे ऐसे समास जिनमें हाँ साधारणतया समास के उत्तर पद दूसरे शब्द के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे हाँ तत्पुरुष कहा जाता है। हाँ जैसे देवस्य हाँ आलयः, हाँ, देवालयः। बहुत यहाँ सही। आलय का अर्थ ही मुख्य है। हाँ जी। तत्पुरुष समास के मुख्यतः हाँ 6 भेद होते हैं। हाँ प्रथमा तत्पुरुष, हम्म, जैसे अर्ध दिनम, अर्ध हाँ दिनस्य, आधा दिन। अर्धम द्वितीय दिनस्य, अर्धम अर्धम दिनस्य, अर्धम, अर्धम दिनस्य, अर्धम दिनस्य। दिनस्य। अगर इसको अगर हम वैसे देखें ना, दिनस्य अर्धम, दिन जी का आधा, जी अर्धम दिनस्य, जी, अर्ध दिनम। हाँ अर्ध दिनम। हाँ द्वितीय तत्पुरुष ग्राम गतः, ग्रामम हाँ गतः, जो हाँ, गांव को गया। बहुत सुंदर। हाँ यया मान्यः, हाँ विद्या के कारण हाँ मान्य। हाँ जी। चतुर्थी तत्पुरुष देश हितम, हाँ देशाय हितम, देश के लिए हित कर। हम्म, पंचमी तत्पुरुष चोर भयम, चोरात हाँ भयम, हम्म, चोर से भय। बहुत सुंदर। षष्ठी तत्पुरुष देवालयः, हाँ देवस्य आलयः, देव का आलय, देव का मंदिर। हाँ सप्तमी तत्पुरुष दान शूरः, दाने शूरः, हाँ दान करने में वीर, अर्थात हाँ, प्रचुर दान करने वाला। बहुत सुंदर। जी जी ये हम लोगों ने इसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स लेके बताया। जैसे हमने ये पढ़ा कि चोर भयम, चोरात भयम, चोर जी से भय, जी जहां भी धातु का प्रयोग होता है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग आता है। ये हम लोगों जी ने देखा। जैसे हम लोगों ने परिचय के लेवल में पढ़ा था ना, मम जी सर्पात भीति ही, मुझे सांप से डर है, मम सर्पात भीति ही, ऐसे करके जी पढ़ा था ना हम लोग, जिस समय उस समय पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्योंकि चोरात पंचमी विभक्ति में आया है, इसलिए यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष है। पंचमी क्लियर? तत्पुरुष। हाँ, जी जी। तो ये हम ऊपर लोगों के ने पढ़ा। इसके बाद सिंधुजा जी पढ़िए आगे। सिंधुजा जी, हाँ ऊपर पढ़िएगा। के उदाहरणों में विग्रह हाँ वाक्य के प्रथम पद की जो विभक्ति है उसके हाँ अनुसार उस तत्पुरुष को सूचित किया गया है, जैसे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष आदि। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। जैसे देवालय शब्द है, तो देवस्य आलय, देवस्य क्या प्रातिपदिक क्या हुआ? देव। हाँ, आलय का क्या हुआ? आलय। नया। ठीक है, तो क्या हुआ? देव और आलय, ये दोनों हम पद पहले पूर्व पद लिखेंगे फिर उत्तर पद लिखेंगे। पहला तो यही स्टेप है ना हमारा। तो देव आलय, इसमें क्या है, अगर यहां पर संधि का योग है हाँ, तो अनिवार्य रूप से संधि होगी। अच्छा। बहुत सारी संधियां हैं जो विकल्प से होती हैं, है ना। हाँ, जैसे परसवर्ण संधि है ना। तो ये संधियां बहुत सारी होती हैं जो विकल्प से होती हैं, कि अगर हम करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें। ना करें। लेकिन यहां अगर संधि का योग अगर है तो अनिवार्य रूप से संधि होगी। हम देव आलय अलग अलग नहीं लिख सकते, देवालय ही लिखना पड़ेगा हमें। जैसे चोर भयम हम लोगों ने बोला था, तो क्या हुआ था? चोरात का जो प्रातिपदिक है वो तो चोर हो गया। अब भयम का प्रातिपदिक भय हो गया। ठीक है, तो चोर भय, और उसके बाद भय जो हमारा उत्तर पद है उसमें हमने विभक्ति लगा दी भयम, ऐसे करके। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये यहां पर संधि का योग नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है, चोर भयम। लेकिन अगर संधि का योग अगर है तो अनिवार्य रूप से संधि होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ विग्रह वाक्य उदाहरण। हाँ पहला है ग्राम गतः, ग्रामम गतः। हाँ यहाँ ग्रामम है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, हाँ अतः ग्राम गतः हाँ द्वितीय तत्पुरुषः। दूसरा है हाँ चोर भयम, चोरात भयम।
यहाँ चोरात जो है वो पंचमी विभक्ति हो गया, पंचमी विभक्ति, अतः हाँ, चोर हाँ, भयम है पंचमी हम्म, तत्पुरुष। हाँ, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। श्री हाँ, देवी अद्य केवलम अर्ध दिनम कार्यम कृतवती। श्री हम्म, देवी ने आज आधा दिन ही कार्य किया। हाँ, हाँ, दीप्ति जी, डॉक्टर अमिताभ, दीप्ति जी बताइएगा क्या पूछ रही हैं? ये जो आपने अभी रूल बताया संधि का, ये थ्रू आउट समास में अप्लाई होता है ना? हाँ, थ्रू आउट, हाँ, ओके। थ्रू आउट। जी, अगर संधि का योग है पदों के बीच में, हम्म, प्रातिपदिकों के बीच में, पदों के बीच में नहीं, प्रातिपदिक के बीच में अगर संधि का योग है तो अनिवार्य रूप से संधि करनी होगी। जी, धन्यवाद। हाँ, हाँ, डॉक्टर अमिताभ बताइए। सर हम लोग सभी संधियों को समेटते हुए समरी रूप में कुछ ऐसी क्लास ही कर सकते हैं किसी दिन? एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो कई क्लासेस लेनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, हम लोग रख सकते हैं, ये हम लोग कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी कोर्स है हम लोग का, लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, इसके नियम भी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? जी, ऐसा कर लेंगे हम लोग। और इसमें ये ध्यान रखना है हमें संस्कृत भाषा के अंदर कि हम जब भी कुछ बोलें हमारा उच्चारण परफेक्ट हो, उसमें हमारी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बोला रामः, रामौ, रामाह, जैसे हम लोग कई बार वो कर देते हैं ना कि कट शॉर्ट कर देते हैं, रामः ऐसे करके बोल दिया। तो रामः अगर हमने बोला तो, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो सौंदर्य है, जो वैशिष्ट्य है, वो है ही ये कि जैसा बोला जाता है वैसा ही इसके अंदर लिखा जाता है, और जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ा जाता है। इसी परंपरा से हजारों साल से हमारी जो भाषा है वो बिना किसी विकृति के ऐसी चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे चोरात भयम, अगर हम इसको चोरात भयम बोल देंगे तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, चोरात भयम, ठीक है? ऐसे। जी सर। हाँ, द्वितीय है कूप हाँ, पतितः बालकः कष्टेन जनैः हाँ, रक्षितः। हाँ, कुएं में गिरे बच्चे को लोगों हाँ, ने बड़ी कठिनाई से बचाया। हाँ। अच्छा, हम लोग इसका विग्रह भी देखते चले साथ साथ। अर्ध दिनम, अर्धम दिनस्य, अर्धम दिनस्य, ठीक है? अर्धम दिनस्य। तो कूप पतिता का क्या हो गया? कूप पतिता। हाँ, अब ये इसमें देखिए, कूप में गिरा हुआ, तो बेसिकली, हाँ, बेसिकली यहाँ होना चाहिए कूपे पतिता, लेकिन यहाँ पर कुछ पाणिनि जी ने कुछ विशेष कुछ नियम बना रखे हैं कि अगर ये शब्द आएंगे, एक समास की बुक भी है हम लोग की संस्कृत भारती की, उसमें भी दे रखा है, अगर ये पतित ऐसे शब्द अगर आते हैं तो द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप कूपे पतिता भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए कूपम पतिता। कूपम पतिता, कूपम तो पतिता, ये द्वितीय तत्पुरुष हो गया फिर इसका द्वितीय मतलब। तत्पुरुष हो गया ये कूपम पतिता, ऐसे। हाँ, तीसरा है मात्र सदृशी हाँ, सुभद्रा पाक कलायाम निपुणा अस्ति। हाँ, सुभद्रा अपनी माता के समान पाक कला में निपुण है। हाँ, मातृ सदृशी, माता के समान, माता के समान। हाँ, तो क्या होना चाहिए? मात्रयाः। देखिए, माता के समान षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, तो मातु सदृशी, लेकिन जहां सदृशी आ जाता है वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग आ जाता है, ये एक्सेप्शन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मात्रा सदृशी। वैसे तो अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें तो मातु सदृशी होना चाहिए, लेकिन मातु सदृशी ना होके सदृशी होने के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति आ जाएगी, मात्रा सदृशी। हाँ वैशाली जी बताइएगा। तत्पुरुष। मुझे ये पूछना था, फिर कूपपति तो हमें कैसे होगा समझ? हाँ, अगर देखिए हमारे ये एग्जाम में आता है तो हमें कूपम पतिता ऐसा लिखना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर आप कूपे पतिता भी लिखते हैं तो ये
हमारे विचार से गलत नहीं होना चाहिए ये कूपे पतिता, लेकिन कूपम पतिता ही लिख, जो ग्रामर के अकॉर्डिंगली है वो कूपम पतिता लिखना चाहिए। यानी पतित शब्द आया है इसलिए हाँ, वो प्रत्यात्म, कूपम आएगा। अच्छा, कूपम, ऐसे करके इसको ऐसा हम समझ। सर सदृशी आया है इसलिए तृतीया आया है। तृतीया। सदृशी के कारण तृतीया आया है, माता के समान। पाक कलायाम, यहाँ पर भी है क्या कोई समास? पाक कलायाम, कलायाम तो सर वो हो गया ना, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति रमायाम, 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 सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो पाक, पाक कला, पाक कला, ऐसे ये भी तो एक समास, ये भी तो एक समस्त पद है ना। तो इसमें क्या हुआ? पाक कलायाम तो सर सप्तमी हो गया, फिर पाक कलायाम। पाकी, पाकी मेरे ख्याल से पाकी होना चाहिए। वैशाली जी गाइड करिए, पाकी होगा ना स्त्रीलिंग में? पाकी, पाका तो नहीं हो सकता, पाकी, पाकी कला इति पाक कला। देखते हो सर, इसको देखना पड़ेगा, इसको जरा क्रॉस चेक करके बताइएगा। हाँ सविता जी पढ़िए आगे। जी सर। हाँ, कुत्रचित् भूतबलिः देवपूजायाः भागः अस्ति। कहीं कहीं भूत बलि देवताओं की पूजा का भाग है। हाँ, कुत्रचित्, कुत्रचित्, यहाँ देखिए चित प्रत्यय, जहां हम लोग चित या चन प्रत्यय प्रयोग करते हैं, चित में देखिए ता हलंत है और चन इसका ना हलंत नहीं है। तो अगर हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो हम इसके अंदर जो चन प्रत्यय है उसमें भी ना को हलंत कर देंगे हम लोग। जी, चित चन ऐसे करके, चित चन। हाँ, चित चन। तो कुत्रचित, कहीं 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 पर किसी जगह पर जो हमें पता नहीं है, ऐसी जगह पर भूत बलि, हाँ भूत बलि, हाँ पूजा का भाग है। हाँ, इदानीं देखिए भूत बलि। अब भूत बलि तो देखिए ऐसा हो सकता है ना, प्राणियों की बलि भी हो सकती है और प्राणियों के लिए भी बलि हो सकती है। ज्यादा जो अधिक समीचीन दिखता है वो है प्राणियों के लिए बलि। तो क्या होगा? भूत देव पूजा यहाँ है इसलिए शायद ये भी देव पूजा जो है ना, वो क्योंकि देव पूजा है इसलिए प्राणियों के लिए जो बलि है वो होगी। तो क्या होगा? भूताय चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? भूतस्य। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन भूताय, हाँ, भूताय, भूतेभ्यः, तो भूतेभ्यः बलिः, भूतेभ्यः भूताय बलि आएगा या भूतेभ्यः बलि आएगा? प्राणियों के लिए बलि, तो भूतेभ्यः बलि। और अगर आप जो है वो ये कहते हैं, जैसे वो होता था कि पहले उनका मनुष्यों की बलि दे दी जाती थी, वो कर दिया जाता था, अगर उस अर्थ में अगर हम लेंगे तब तो भूता नाम बलि हो सकता है, लेकिन प्राणियों की बलि, लेकिन वो उचित नहीं होगा, भूतेभ्यः बलि। क्योंकि हमारा जो विग्रह है ना वो हमारा अर्थवत होना चाहिए। समास में सबसे इंपॉर्टेंट ये अर्थवत समासः, जो हमारा समास है वो अर्थवत होना चाहिए, अर्थ प्रधान होना चाहिए। तो प्राणियों की बलि थोड़ा सा शोभा युक्त नहीं है, उचित नहीं है। प्राणियों के लिए बलि, ऐसा। हाँ दीप्ति जी बताइए। देव पूजा यहाँ भी समास होगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बहुत सुंदर। देव पूजा यहाँ, बताइए देव पूजा, ये यहाँ पर कौन सा समास होगा? देव पूजा, देवस्य षष्ठी। बहुत सुंदर। देवानाम पूजा, देवताओं की। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है, देखिए देवस्य का भी जो प्रातिपदिक है वो देव होगा, ठीक है। देवयोः, दो देवताओं का, उसका भी प्रातिपदिक देवी होगा, और देवानाम इसका भी प्रातिपदिक देवी होगा। तो विग्रह तो सारे हो सकते हैं, देवस्य पूजा भी हो सकता है, देवयोः पूजा भी हो सकता है,
देवा नाम पूजा भी हो सकता है। ये तीनों ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं ये, ठीक है। लेकिन हमें जैसे अभी बताया अर्थवत समासः कि उचित क्या होगा, देवताओं की पूजा, देवानाम पूजा। अब इसमें क्या है, जो भी विग्रह हम करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे देव पूजाया, ये कौन सी विभक्ति कौन सा वचन में है? सर ये तो पुल्लिंग और बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पूजाया। तो लेकिन जो विग्रह हम लोग करेंगे वो प्रथमा विभक्ति में करेंगे, देवानाम पूजा, और उसके बाद कॉमा लगा के क्या करेंगे, पूजा शब्द देवानाम पूजा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, तस्याह, तस्याह तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। तो देवानाम पूजा कॉमा तस्याह, तस्याह, ठीक है। एक वचन में है ना पूजा, तो हम विग्रह ऐसे करके करेंगे। आगे सब चीजें आएंगी, ये तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि उस समय हमें कुछ भी नया ना लगे। विग्रह में हमको उनकी जिनकी की जा रही है पूजा, ऐसा। हाँ ऐसे पढ़िए। हाँ, इदानीन्तन काले चोर भयम अधिकम अस्ति। आजकल चोरों का बहुत डर है, तो हमारा है चोर भयम, चोरात भयम। हाँ, तो पंचमी तत्पुरुष। हाँ ठीक है सर। संगीतशाला अद्य शोभमाना अस्ति। हाँ, संगीतशाला, संगीतस्य शाला। हाँ बहुत सुंदर। संगीतस्य शाला, संगीत इति संगीतशाला। श्रीमान शेषण्णः इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे संगीत शाला, ये देखिए जो समस्त पद हम लोग लिखते हैं इनको दोनों प्रातिपदिकों को मिला के लिख देते हैं हम लोग, जी सर। ठीक है। अगर संधि का योग नहीं है तो हम बीच में डैश लगा के भी, जो हाइफन होता है ना, वो भी लगा के लिख सकते हैं। जैसे संगीत विद्यालय, संगीत विद्यालय लिखा है ना नीचे, ये भी समस्त पद। हाँ, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारे पास में है, ये भी समस्त पद है। हाँ अच्छा, ओके। हाँ हाँ। श्रीमान शेषण्णः वीणावादन निपुणः आसीत्। हाँ, श्री शेषण जी वीणा वादन में निपुण थे, तो वीणा वादन निपुणः। हाँ, तो वीणा वादन में न वीणा, हाँ सप्तमी ना। हाँ अब देखिए वीणा, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, वीणा वादन। अब देखिए जहां दो से अधिक पद आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, विग्रह में दो दो करके लेते हैं। जैसे वीणा वादन, पहले हम लोग क्या लेंगे, वीणा वादन, तो क्या हुआ, वीणायाः वादनम, वीणायाः वादनम इति वीणा वादनम। ये कौन सा हुआ, वीणायाः वादनम, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक है। और वीणा वादन निपुणः, वीणा वादने निपुणः, वीणा वादन में निपुण, वीणा वादने निपुणः, ये कौन सा हुआ, सप्तमी। हाँ सप्तमी तत्पुरुष। बहुत सुंदर। हाँ, सर्वे समुद्र तटम बहु इच्छन्ति। सभी समुद्र तट को बहुत चाहते हैं। बहुत सुंदर। समुद्र तटम, तो समुद्रस्य तटम। बहुत सुंदर, समुद्र तट। अब देखिए यहाँ समुद्र तटम कौन सी विभक्ति में है, षष्ठी। यहाँ पे तो द्वितीय में, द्वितीय विभक्ति एक वचन। विग्रह हमें किसमें करना है, षष्ठी में। विग्रह प्रथमा विभक्ति में करना है। अच्छा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, समुद्रम तटः। देखिए फलम फले फलानि, प्रथमा विभक्ति में भी तो फलम ही बनता है ना, तो तटम ही बनेगा। तो समुद्रम, समुद्रस्य तटम कॉमा करके तत्, समुद्रस्य, हाँ समुद्रस्य तटम, ये प्रथमा विभक्ति में, समुद्र का तट, समुद्रस्य तट, तटम, समुद्रस्य तटम कॉमा करके तत्। ओके ओके। तत् जो है वो द्वितीय विभक्ति में हो गया, तत्ते तानि, तत्ते तानि। ये क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द है इसलिए हमने तत् कहा। अगर ये पुल्लिंग शब्द होता तो तम बोलते हम लोग, सा तौते तम तौतान। अगर स्त्रीलिंग शब्द अगर हमारा होता तो हम क्या बोलते, सा तेता ताम तेताः।
तब ताम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ। जी 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 सर, काफी क्लैरिटी हाँ। आ रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे वेद तो पंडित कौन सा, हाँ इसमें कौन सा पुरुष हुआ ये फिर? देखिए, जो वीणा वादन वाला पार्ट है ना, वीणायाः वादनम, ये तो हुआ षष्ठी तत्पुरुष। और सेकंड पार्ट जो हुआ वीणा वादने निपुणः, ये हुआ सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। हमें 2 स्टेप्स में लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं, और इसको सर समुद्र से समुद्र, तटम। हाँ समुद्र से तटम कौन सा हुआ? षष्ठी तत्पुरुष। हाँ। वेद पंडितः श्रीकंठमूर्तिः सर्वान् बोधितवान्। हाँ। वेदों के विद्वान श्रीकंठमूर्ति ने सबको संबोधित किया। वेद पंडितः, वेदस्य पंडितः, वेदों में पंडित, वेदेषु पंडितः, वेदेषु पंडित, वेदेषु पंडित, वेदषु पंडित। काव्य कुशलः कविः आशु कवितां रचितवान्। काव्य में कुशल कवि ने तत्काल कविता रची। आशु कविता मीन्स इंस्टेंटली लिखा उसको। काव्य कुशलः, तो काव्य कुशलः, काव्य में सप्तमी तत्पुरुष। हाँ मधुलिका जी पढ़िए आगे, अर्धम दिनस्य इसको, पेज नंबर 30। हाँ महोदय, 1 मिनट पढ़िए। आप पेज नंबर 30 ना सर? हाँ पेज नंबर 30, यहाँ से पढ़िए, अर्धम दिनस्य, यहाँ से पढ़िएगा। अर्धम दूसरा पार्ट का है 30 नंबर, पेज नंबर 30। अच्छा द्वितीय पार्ट का। हाँ, तत्पुरुष समास के नन समास आदि और कुछ विभेद हैं। मुख्यतः यहाँ से पढ़िए, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, इसके ऊपर वाला पढ़िए, ऊपर लिखित वाक्यों में। सब कोविड का ही ना, तो हाँ पेज नंबर 30 में जाइए और 10वां हो गया है उसके नीचे। वाक्यों में दिए गए समस्त पदों के विग्रह वाक्य पढ़िए। हाँ। अर्ध दिनस्य, अर्धम दिनस्य, अर्ध दिनम। हाँ अच्छा, मान लीजिए कि अगर अर्ध फलम हो तब क्या विग्रह होगा? अर्ध फलम, फलस्य अर्धम, फल, हाँ अर्धम फलस्य। अब अगर मान लीजिए हमारा हो अर्ध फलानी, तब क्या होगा? अर्धानी फलानी। फलस्य नहीं, अर्धम फलानाम, अर्धम फलानाम, फलों का आधा, अर्धम फलानाम, अर्धम फलानाम। हाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अर्ध फलानी हो तो अब जैसे यहाँ पर अर्ध दिनम है, बहुत सारे दिनों, अच्छा एक ही दिन का तो आधा होगा, फलों का, बहुत सारे फलों का तो आधा हो सकता है, एक बहुत सारे दिनों का आधा वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो अर्धम फलानाम, फलों का आधा, है ना। सर इसमें उत्तर पद में षष्ठी क्यों की गई है, मुझे वो समझ नहीं आया। देखिए अर्ध फलानी कौन से वचन में है? अर्धम, अर्ध फलानी कौन से वचन में है? नहीं वो नहीं पूछ रही, अर्ध फलानी तो ठीक है, द्वितीय में है। अर्ध फलानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, बहुवचन है। आधे फल। तो इसका जो विग्रह हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे हम? फलों का आधा, अर्धम फलानाम, वो भी बहुवचन में आना चाहिए ना। नहीं वो तो ठीक है सर, मेरे को बस ये वाले में लग रहा है जैसे अर्धम, अर्ध दिनम, इसमें हमने
अर्धम 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 किया। दिनस्य। हाँ दिनस्य क्यों करना है? वो तो फिर हमारी षष्ठी हो गई ना, जैसे ना ना बाकी ना, सब में अगर हमारा देखिए, की ना दिन का अगर हमारा यही अगर विग्रह अगर हम दिनस्य अर्धम करके करते ना, दिनार्धा, अगर दिवसार्धा अगर ऐसा शब्द होता तो दिवस्य अर्धम दिवस्य, अगर हमारा शब्द होता दिवार्धम तो क्या बन जाता? दिवस्य अर्धम। तब ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाता, ये दिन का तो आधा। नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि जो उत्तर पद है उसका हम प्रथमा लेंगे और पहले वाले का हम विभक्ति चेंज करके उसके अनुसार करेंगे। बहुत सुंदर, ये सामान्य नियम है, ये प्रथमा तत्पुरुष में एप्लीकेबल नहीं है। वेरी करेक्ट, बहुत सुंदर। मैं तो वही जानना था सर। दिस इज द जनरल रूल बट नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस प्रथमा तत्पुरुष। बहुत सुंदर। सॉरी, फिर से एक बार बोलेंगे ये बात? सर थैंक यू। बहुत सुंदर, फिर से एक बार प्लीज बोलिए। ये जो प्रथमा का रूल जो अभी बताया, फिर से एक बार बोले। जब भी विग्रह हम लोग करेंगे तो विग्रह हम लोग प्रथमा विभक्ति में करेंगे। जैसे ये हम लोग का अभी सेंटेंस आया था, कौन सा वाला था? देव पूजा वाला था ना, कौन सा था? देव पूजा या ये, जैसे समुद्र तटम, सर्वे समुद्र तटम बहु इच्छन्ति, ये था ना आपका एट्थ सेंटेंस। सर्वे समुद्र तटम बहु इच्छन्ति, सभी समुद्र तट को बहुत पसंद करते हैं। तो समुद्र तटम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे समुद्र, समुद्रस्य तटम, लेकिन तटम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में होगा, समुद्र का तट, और उसके बाद कामा करके कर देंगे तट, उसको। जब विग्रह करेंगे तो प्रथमा विभक्ति में करेंगे, लेकिन उसका ऐसे करके करेंगे हम उसको, ठीक है? अर्धम दिनस्य में क्या किया? अर्धम दिनस्य में क्योंकि हमने जो उत्तर पद है उसको प्रथमा विभक्ति में नहीं लिखा, तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, है ना? अर्धम दिनस्य। So exception is because of what? Because of ये अर्ध जो शब्द आया है, इस तरीके के जो शब्द हैं वो इसमें लिए जाते हैं, पूर्व, अपर, अधर, इस तरीके के जो शब्द हैं वो इसमें आते हैं नॉर्मली, ठीक है जी? हाँ हाँ, पढ़िए आगे। कूपम पतितः। हाँ, कूप पतितः। हाँ, इसको एक्सप्लेन करना है। हाँ बताइए। हाँ, कूपम पतितः। कूपम तो द्वितीय विभक्ति हो गई। हाँ हाँ हाँ, कूप तो बंदर को बोलते हैं ना। ना ना ना, इसका कुआं, कुआं तो वेल को बोलते हैं। वेल वेल, हाँ, कूपम पतितः। तो कूप को कैसे आएगा? कपी बोलते हैं, कपू। हाँ हाँ, वो कपी बोलते हैं, कपी बोलते हैं। हाँ, वैसे प्राइमरीली ये होना चाहिए था कूपे पतितः। हाँ, कूप में गिरा हुआ। हाँ जी, वही तो सप्तमी हाँ, होनी चाहिए, तो द्वितीय लेकिन कुछ ग्रामर के विशेष नियम उन्होंने बता दिए हैं समास के संबंध में। जहां ये शब्द अगर आ जाते हैं ना, पतित और ये गत्यात्मक, इस तरीके के शब्द अगर आ जाते हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमारे विभक्ति के रूल के हिसाब से जी, हाँ, इसलिए ये है। अदरवाइज कूपे पतिता भी त्रुटिपूर्ण कहना उसको उचित नहीं है, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हमें कूपम पतिता ही लिखना है, ऐसा, ठीक है? तो ये द्वितीय तत्पुरुष होगा? हाँ, नेचुरली द्वितीय तत्पुरुष। कूपम जो है द्वितीय में है ना, कूपम पतिता। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना इसका। ये तो हम लोगों ने काव्य कुशला ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जब विग्रह हम लोगों ने किया, नया प्रवृत्तिया। हाँ, रवि जी पढ़िए जी। हाँ, नए प्रवृत्तिया। हाँ, तत्पुरुष समास के नई समास आदि और कुछ विभेद हैं। हाँ, मुख्यतः ऐसे 5 भेद हैं। हाँ, पहला, नई समासः अधर्म न धर्मः, जो धर्म नहीं है। हाँ,
कुसमासः कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः बुरा आदमी। हाँ। प्रादिसमासः अतिदेवः अतिक्रांतः देवम, देव को जो अतिक्रम कर गया। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये देखिए अतिक्रांतः देवम, यहाँ जो हमारा उत्तर पद है ये द्वितीय विभक्ति में विग्रह, तो वो सामान्य नियम है कि हमें विग्रह प्रथमा विभक्ति में करना है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं। यहाँ पर भी देखिए अतिक्रांतः देवम, देवम, हाँ ये द्वितीय विभक्ति में है देवम। हाँ सर प्रादि, प्रादि माने क्या हुआ? प्रादि, प्रादि आदि वो वैशाली जी बताइए। प्र उपसर्ग है, आदि प्रादि, प्रादि गण होता है ना, प्रादि गण। हाँ अच्छा, शुरुआत का शुरू, आदि माने शुरू। हाँ वही हो सकता है। वैशाली जी देख के बताइएगा। हाँ जैसे सर नई से मत समझ में आ रहा है कि नेगेटिव बात खराब है, जहाँ नकारात्मक के अर्थ में आए वहां पर नए समासा, नई समासा, कुछ समासा की खराब के बारे में कह रहे हैं। हाँ तो क्या कुछ मतलब होगा सर जिसके कि ये, अच्छा गति समासा, हाँ शुक्लीकृत्य, हाँ अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, हाँ अशुक्लम शुक्लम कृत्वा। हाँ क्या मतलब हुआ सर? अशुक्ल को अशुक्लम किसको बोलेंगे? जो शुक्ल नहीं है। अच्छा, उसको शुक्ल करके अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, गति समासः, शुक्लीकृत्य, ऐसे। अब ये देखिए शुक्लीकृत्य जो शब्द है, आप इसमें देखिए शुक्ल जो शब्द है वो तो हमारा संज्ञा पद है ना, नाउन है, लेकिन कृत्य जो है वो क्री धातु से बना हुआ है ना जी। अच्छा ये उसको प्रादि, हाँ ये तो डेफिनेशन है। प्रादि का अर्थ हमारे रवि जी पूछ रहे हैं, प्रादि का स्पेशल प्रादि क्यों प्रयुक्त हुआ है। अच्छा। इसको देखिए, हाँ तो कृत्वा, कृत्वा हालांकि वैसे तो कृत्वा तो हमारा अव्यय पद है, ये पद ही है। आगे पढ़िए। उपपद समासः, हाँ कुंभकारः कुंभम करोति इति, कुंभ को बनाने वाला कुम्हार। हाँ शास्त्रज्ञः शास्त्रम जानाति इति, हाँ शास्त्र का जानने वाला। हाँ अब यहाँ पर देखिए, कुंभकारः कुंभम करोति इति, कुंभ। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कुंभ तो हमारा नाउन है, संज्ञा पद है ना, लेकिन करोति ये हमारा क्रियापद है, तिंगंत है ये। जबकि हमारा सामान्य नियम क्या है कि हमारा जब भी समस्त पद बनता है वो हमेशा सुबंत के बीच में बनता है, संज्ञा पदों के बीच में बनता है, सुबंत। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गया हमारा, ये जो हमारा उपपद समास हो गया, कुंभम करोति इति कुंभकारः, शास्त्रज्ञ शास्त्रम जानाति इति शास्त्रज्ञः, ऐसे करके। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइए। सर इसमें इन्होंने कोशा वाले डिक्शनरी में लिखा हुआ है प्रादि, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद प्र व्हिच आर ऑल, अच्छा व्हिच आर ऑल, ये इतने सारे उपसर्गों से, हाँ राइट वेरी, बहुत सुंदर। ये जो 22 उपसर्ग है ना, ये जो 22 उपसर्ग देखिए बहुत सुंदर हमारे वैशाली जी ने बताया है कि ये जब हम, ये क्या मैसेज भेजा उन्होंने, जो एक पूरा गण है हमारा, जो 22 उपसर्ग है, ये जब लगे हुए होते हैं पहले शब्द से, तब हमारा प्रादि समास होता है। जैसे प्र उपसर्ग लगा है यहाँ, बाकी उपसर्ग लगे हुए होंगे तो प्रादि समास होगा, ऐसे जी। बहुत सुंदर। अच्छा सर ये कहते हैं शुभम करोति, हाँ शुभं करः, शुभं करः, शुभम करोति इति। अब ये देखिए शुभम और करोति, अब यहाँ देखिए कौन सी संधि है शुभं करः में, परसवर्ण संधि, शुभं। हाँ अब परसवर्ण संधि हम विकल्प से है, अगर हम करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, लेकिन जब हमारा समस्त पद बनेगा तो अनिवार्य रूप से हमें लिखना करना पड़ेगा शुभं करः,
शुभंकरः। का खा गा गा ग वो वाला शुभंकरः, शुभम करोति इति शुभंकरः। यहाँ पर भी गति समास ही है, ठीक है। हाँ अंशु जी पढ़िएगा आगे। नमो नमः महोदय। नमो नमः पढ़िए। नीचे लिखे समास शब्द शब्दों के विग्रह वाक्य लिखिए। अर्धफलम, नगरगतः, धनमान्यः। हाँ बताते जाइए। अर्धफलम का विग्रह क्या होगा? सर अर्धम फलस्य। अर्धम फलस्य। अर्धम फलस्य प्रथमा तत्पुरुषः। हाँ जी। नगरम नगरम गतः, नगरम गतः। गतः। हाँ धनम, हाँ धनम, धन मान्यः, धन से मान्य। जी। क्या बनेगा? धन से मान्य, धनेन। धनेन, धनेन पूरा बोलना पड़ेगा मैं। धनेन मान्यः, धन से मान्य। हाँ धनेन मान्यः। तृतीया तत्पुरुषः। हाँ लोकहितम। हाँ लोकहितम। लोकायहितम। लोकस्य हितम। लोकाय। हाँ लोकाय हितम, लोक के लिए हित। हाँ लोक के लिए लोकाय हित। हितम। हाँ लोक के लिए हित। हाँ व्याघ्र भय, व्याघ्र भयम। हाँ व्याघ्र, व्याघ्र से भय, व्याघ्र से भय। जहाँ भय आता है तो पंचमी होती है ना। हाँ व्याघ्रात भयम, व्याघ्रात भयम पंचमी विभक्ति एक। अच्छा यहाँ देखिए व्याघ्रेभ्यः भी हो सकता है, बहुत सारे व्याघ्रों से भी भय हो सकता है ना। व्याघ्रात, व्याघ्राभ्याम, ये तीनों जो है ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होंगे, लेकिन नॉर्मली एक ही व्याघ्र आ जाए वही काफी है हम लोगों के लिए। तो व्याघ्रात भयम अर्थवत समासः, ये हमारा अर्थवत है, ये कि एक ही व्याघ्र है उससे हमें डर है ऐसे। हाँ नृपम मंदिरम। हाँ नृप मंदिरम, नृप का मंदिर, राजा का मंदिर। मंदिर। हाँ नृपस्य मंदिरम। नृपस्य, हाँ नृपस्य मंदिरम, राजाओं का मंदिर। हाँ, ये नृपा नाम भी हो सकता है जी। लेकिन एक ही राजा का, राजा तो एक ही होता है एक उसके अंदर एक राज्य में। तो नृपस्य मंदिरम, अगर आप नृपाणाम मंदिरम भी लिख देंगे तो ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा वो, लेकिन नृपस्य मंदिरम अर्थवत है ये। हाँ हाँ रणशूरः। रणेशूरः सर। हाँ रणेशूरः, रण में वीर, रण में शूर वीर ऐसे। हाँ अनश्वः, ये अनश्वः शब्द है। अनश्वः, अनश्वः नहीं है ये, अनश्वः। हाँ इसीलिए समझ ही नहीं आ रहा था इसमें मीनिंग क्या है। हाँ अनश्वः, अनश्वः क्या होगा? जो अश्व नहीं है, अनश्वः। न अश्वः कौन सा समास हुआ ये? नहीं। हाँ नहीं तत्पुरुष समासः, बहुत सुंदर। कुरूपम, कुत्सित। हाँ सर इसको क्या करते हैं? अनस्वः, अश्वः मतलब घोड़े से मतलब है। अश्वः, हाँ और क्या, जो घोड़ा नहीं है, अनश्वः ऐसे करके। सर अनश्वः का विग्रह क्या होगा? न अश्वः, न अश्वः ऐसे करके। न अश्वः, न अश्वः, राइट। न धर्मः इति अधर्मः, ठीक है। न्याय में ऐसा होता है कि अ और अन निकल जाता है और वहां पे न आ जाता है। न आ जाता है, सिंपल। कुरूपम, कुरूपम को बताइए। कुत्सित रूपम। हाँ कुत्सित रूपम। हाँ अब इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज एक और है। कुरूपम ये जो कि नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए द्वितीय विभक्ति में भी हो सकता है। ये फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। कुरूप को
एक तो सिंपल हो गया कुरूप, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अब ये हो सकता है कि अगर हमारे रेफरेंस में आए कि कुरूपम नरम दानम देही, कुरूप नर को दान दो, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति में आ गया ना, तब कुरूपम का विग्रह क्या होगा? कुत्सितम सर, कुत्सितम रूपम। हाँ, बहुत सुंदर, कुत्सितम रूपम, ये तो प्रथमा विभक्ति में हो गए, कॉमा करके तम तम। अब ये हाँ, उस व्यक्ति को ऐसे करके, बहुत सुंदर। राइट सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर, वेरी गुड। सरलीकृत्य सर कुरूपम के लिए क्या मतलब? तो कुरूपम के लिए अगर सिंपल कुरूपम अगर आता है, कोई रेफरेंस नहीं है अगर, तो हम क्या लिखेंगे? कुत्सितम रूपम, एक प्रथमा विभक्ति में ही लिखेंगे हम, कुरूप कुत्सितम रूपम, कुत्सित रूप, ऐसे, ठीक है। सरलीकृत्य बताइए। सरलीकृत्य, असरलम, जो सरल नहीं है उसको, अशुक्लम, शुक्लीकृत्य, अशुक्लम, तो क्या हो गया? असरलम, जो सरल नहीं है। हाँ, असरलम सरलीकृत्वा, सरलीकृत्वा, बहुत सुंदर। असलम असरलम सरलीकृत्वा, ऐसे करके असरलम सरलम कृत्वा, असरलम सरलम कृत्वा, ऐसे कर, ठीक है। भाष्यकारः, ये भाष्यकार, सॉरी भाष्यकारः, हाँ भाषा देने वाला, हाँ भाष्यकार, जो भाष्यकार है। भाष्यम करोति इति, हाँ, भाष्यम करोति इति भाष्यकारः। कौन सा समास हुआ ये? उपपद समास। हाँ, ऐसे। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइए। सर दो क्वेश्चंस हैं, एक तो यहाँ पर ये भाष्यकार मतलब भाष्य होता क्या है? भाष्य होता है ना, भाष्य, हाँ, जो बहुत बड़े बड़े जो वो होते हैं ना ग्रंथ, उनके बारे में जो टीका लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड भाष्य। एक्चुअली टीकाकार, हिंदी में टीकाकार बोलते हैं सर। टीकाकार, यस। भाष्यकार और भाष्यकार में क्या डिफरेंस है सर? वो मेरे ख्याल से लेवल का डिफरेंस है। टीकाकार तो कोई भी हो सकता है, और जो बहुत बड़े हैं जैसे हमारे शांकर भाष्य है, उस स्तर के जो कहलाते हैं वो भाष्य कहलाते हैं। और टीकाकार तो हम और आप भी हो सकते हैं कि टीका कर दी हमने, किसी पर कोई टिप्पणी कर दी, टीकाकार तो हम लोग भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरा टीकाकार जनरली भाष्य पे किया जाता है। हाँ, टीका भाष्य की होती है, और भाष्य का एक स्टाइल होता है पूरा। भाष्य का, बहुत सुंदर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि नृप मंदिरम में राजा का मंदिर, तो मतलब क्या वहाँ पर ये भाव है कि मंदिर के भीतर जो विग्रह है वो राजा का है, या फिर भगवान राजा जिस मंदिर में जाता है पूजा करने वो? ना, जैसे ये है ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं, आपका कहना ठीक है, जैसे राजा का मंदिर, जैसे हमारा जैसे राजा का घर, हाँ, राजगृहम, राज्य गृहम, राजा का घर, मतलब जिसको वो ओन कर रहा है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, मंदिर उसने बनवाया है, ऐसा समझिए इसको। मतलब मंदिर में लेकिन विग्रह भगवान जी का ही है, वो मंदिर उसको बिलोंग करता है। हाँ, ऐसा करें। अब जैसे राम, अगर आप इस तरह देखें, राम मंदिर, राम मंदिरम, तो रामस्य मंदिरम जब आप बोलेंगे तो उसका अर्थ ये कि उसके अंदर भगवान राम उपस्थित है, विद्यमान है। लेकिन अगर आप राज मंदिरम बोलेंगे तो राज मंदिरम के मीन्स के ऐसा मंदिर जो राजा की प्रॉपर्टी है, जो राजा ने बनवाया है, उसमें विग्रह नहीं है राजा का। महोदय, इसको राजमहल भी कह सकते हैं, क्योंकि मंदिरम को महल भी कहा जाता है ना। बिल्कुल, राज्य, मेरे ख्याल महल तो नपुंसकलिंग शब्द ही होगा जी। राज्य महलम, प्रासादम, हाँ, राज्य प्रासादम, ऐसे। महल तो मेरे ख्याल उर्दू शब्द है, महल, हाँ, महल, प्रासादम, ऐसे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो आज तो मेरे ख्याल से हम लोग आगे फिर
इसका नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब फ्राइडे, फिर संडे एंड मंडे, ठीक है? प्लीज इस वीक छोड़ दीजिए फ्राइडे। अच्छा अच्छा, इस बार दिवाली पूजा है। अच्छा अच्छा, सॉरी मैं भूल गया था। तो इस बार संडे और मंडे को रखेंगे हम लोग आगे। हम लोग स्लो तो नहीं चल रहे हैं ज्यादा? नहीं महोदय, समझने में समय लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली जब तक कंसेप्ट प्रॉपरली नहीं होंगे तब तक हम लोगों का वो नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बार हो जाएगा तो आगे के चैप्टर्स हम लोग पास जा सकते हैं, बट शुरू में स्लो गए तो अच्छा है। हाँ, हमारे बहुत सारी छोड़ दीजिए। संडे को भाई दूज है ना, उस दिन रहने दीजिए सर। तो ठीक है, मंडे को रख लेते हैं नेक्स्ट मंडे क्लास। नेक्स्ट मंडे को हमारे बहुत सारे नए साथी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। नरेश जी प्लीज बताइएगा अपने बारे में। हाँ, नमस्कार सभी को, आपका नमस्कार जी। हाँ जी, मैं एक्चुअली ONGC से रिटायर्ड हूँ। मैं वैसे मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और जनरल मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिटायर हुआ हूँ ONGC से भी 2 साल पहले, और अभी मैं देहरादून में हूँ जी। तो ये था कि संस्कृत सीखने की, वैसे हम लोगों ने कक्षा 10 तक जो है अनिवार्य संस्कृत सीखी थी। उत्तर प्रदेश से मैंने किया था हाई स्कूल, उसमें उत्तर प्रदेश में थे हम लोग। तो बस ये जो है ये हमारे श्लोक जो संस्कारों में रहे होंगे, क्योंकि हमको अच्छा लगता था, कर्णप्रिय लगते थे, माधुर्य था। तो उसी से एक हमारी स्वेच्छा थी कि भाई सीखा जाए। और फिर अभी थोड़ा सा रिटायरमेंट के बाद में जो है सोचा कि थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ा जाए, गीता और उपनिषद जी। तो उसके लिए बेसिकली मैं आया था इधर। बहुत सुंदर उद्देश्य है। मधुलिका जी। धन्यवाद महोदय। नमो नमः महोदय। मैं सीवुड्स नेरुल नवी मुंबई में रहती हूँ। अच्छा जी। संस्कृत भारती, विवेकानंद केंद्र, राष्ट्र सेविका समिति जैसे NGO से जुड़ी हूँ। समाज सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। मैं मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स, MBA इन HR और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, पर 2015 से मैं जॉब छोड़ दी हूँ, फिर समाज सेवा में ही लगी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। अंशु जी। महोदय, मेरे लिए सुबह का समय थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हाउसवाइफ होने के कारण सुबह हमारा किचन में जाता है। तो कभी कभी मतलब मैं जैसे सोमवार वगैरह को 8 बजे ही जुड़ पाऊंगी। कोई बात नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग हमारे डॉक्टर अमिताभ कर देते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। जी जी। अंशु जी अनम्यूट हो जाइए। चलिए, अंशु जी लगता है शायद है नहीं इस समय। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइएगा, कुछ कह रहे हैं। सर, जो नए लोगों में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको हम लोग ये बता सकते हैं कि गीता जी और विष्णु सहस्त्रनाम की क्लासेस चलती हैं। हाँ, 2 लोग ले रहे हैं क्लास को, गुप्ता सर भी लेते हैं और वकील सर भी लेते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, जुड़ेंगे अवश्य। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज इतना ही। शांति पाठ। धन्यवाद सर, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। इसमें आपको ये बता दें कि हमारा ये जो ग्रुप है ना, बहुत ही रिच ग्रुप है। इसमें हमारी वैशाली जी भी हैं। वैशाली जी ने ऑलरेडी MA संस्कृत से किया हुआ है, उसके बाद हायर कोर्सेज भी बहुत सारे किए हुए हैं। तो वो कभी भी कोई भी हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है तो वैशाली जी से ले लेते हैं। उमा जी हैं, अभी जुड़ी नहीं है, जुड़ेंगी अभी नेक्स्ट दिवाली के बाद से। वो ऑलरेडी सब MA संस्कृत में किया हुआ है उन लोगों ने, तो सबका मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलता रहता है इसके अंदर। सर द्विवेदी सर भी तो बहुत बढ़िया, इतने सारे लेकर। और इसमें आपको बताएं, सविता जी ने 4th लेवल भगवत गीता का किया हुआ है। तो सर सीखा हुआ है सिर्फ उच्चारण, वही। हाँ, उच्चारण सब किया हुआ है, तो वो इसके मीनिंग तो उन्हें कंठस्थ है, पूरी भगवत गीता कंठस्थ है उनको। नहीं, कंठस्थ नहीं है सर, कंठस्थ नहीं पढ़ना आता है सिर्फ। फिर तो इस ग्रुप में बहुत रिच लोग भी हैं और बहुत पुअर लोग भी हैं। हमारा तो ग्रामर अभी बहुत ही बेसिक है। हम लोग धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। इसीलिए मैंने कोशिश ये करी कि हम लोग जो है पहले हिंदी में ही सारी चीजें करें, फिर धीरे धीरे हम लोग संस्कृत में आते जाएंगे, क्योंकि फिर अदरवाइज कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ पाती पूरी। ठीक है, धन्यवाद।
शांति पाठ करें। हाँ करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं नमो नमः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमो नमः।